आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर एक पूरे देश की टोटल इनकम यानी उसकी कुल आमदनी तय कैसे होती है। तो कभी सोचा है कि एक पूरे देश की इकोनॉमी, ये जो इतनी बड़ी मशीन है, वो अपना परफेक्ट बैलेंस कैसे ढूंढती है? मतलब ये कैसे तय होता है कि एक साल में कितना सामान बनेगा और उससे कितनी कमाई होगी? इसका पूरा हिसाब किताब लगता कैसे है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स की थ्योरी में। कीन्स कोई छोटे मोटे अर्थशास्त्री नहीं थे। ये वही थे जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के समय दुनिया को अर्थव्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया था। तो कीन्स की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, और वो है एग्रीगेट डिमांड। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। आसान भाषा में समझिए, ये पूरे देश की टोटल शॉपिंग लिस्ट है। मतलब वो हर एक चीज, हर एक सर्विस जो देश में लोग, कंपनियां और सरकार मिलकर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी पूरे देश की शॉपिंग लिस्ट है, इसमें खरीदार कौन कौन है? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसमें मेनली 4 बड़े खरीदार होते हैं। सबसे पहले हम और आप, यानी घर परिवार, जो अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। फिर आती हैं कंपनियां, जो नई मशीनें और फैक्ट्री वगैरह में पैसा लगाती हैं। तीसरे नंबर पर है सरकार, जो सड़कें, स्कूल और दूसरी पब्लिक सर्विसेज पर खर्च करती है। और आखिर में बाकी की दुनिया, जो हमसे हमारा सामान खरीदती है, जिसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और पता है क्या, जब हम इन चारों के खर्च को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है एक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन पूरी इकोनॉमी की सेहत बताने वाला एक जबरदस्त फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरफ है देश की टोटल शॉपिंग लिस्ट यानी डिमांड, और दूसरी तरफ है वो सारा सामान और सर्विसेज जो देश असल में बना रहा है, यानी सप्लाई। अब बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में तालमेल कैसे बैठता है। देखिए, इकोनॉमी का लक्ष्य होता है वो स्वीट स्पॉट ढूंढना, एक ऐसा पॉइंट जहां जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा हो, बिल्कुल एक तराजू की तरह, जहां दोनों पल्ले एकदम बराबर हों, न कम न ज्यादा। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए एक ग्राफ की मदद लेते हैं। सोचिए, एक ग्राफ है और उस पर हम एक 45 डिग्री की सीधी लाइन खींचते हैं। ये लाइन एक आइडियल सिचुएशन, एक परफेक्ट बैलेंस दिखाती है। मतलब इस लाइन पर हर पॉइंट पर देश के इनकम उसके टोटल आउटपुट के बिल्कुल बराबर है। अब आता है असली मजा। जब हम अपनी एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल शॉपिंग लिस्ट वाली लाइन को इसी ग्राफ पर बनाते हैं, तो वो लाइन इस 45 डिग्री वाली लाइन को कहीं ना कहीं तो काटेगी, है ना? बस जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वही है हमारा मैजिक पॉइंट। इसी को कहते हैं इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम या आय का संतुलन स्तर। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसी खास पॉइंट को एक नाम दिया, इफेक्टिव डिमांड, या हिंदी में कहें तो प्रभावी मांग। ये वो आइडियल लेवल है जहां इकोनॉमी एकदम सही तरीके से काम कर रही है, मतलब जितना बन रहा है उतना ही बिक रहा है। तो ये तो हो गई संतुलन या बैलेंस की बात। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इकोनॉमी में बाहर से कोई नया इन्वेस्टमेंट आता है? मान लीजिए कोई कंपनी एक नई फैक्ट्री लगाती है। एक सवाल है, अगर कोई बिजनेस 100 रुपए का नया इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या आपको लगता है कि देश की टोटल इनकम सिर्फ 100 रुपए ही बढ़ेगी, या इसका असर कुछ बड़ा होगा? बस यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं द मल्टीप्लायर या गुणक। इसे ऐसे समझिए जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकना। एक लहर उठती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। एक इंसान का खर्चा किसी दूसरे इंसान की इनकम बन जाता है। ये टेबल देखिए, ये इस पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। मान लीजिए पहले राउंड में 100 रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हुआ, तो किसी की इनकम 100 रुपए बढ़ गई। अब वो इंसान उस 100 रुपए में से मान लीजिए 50 रुपए खर्च कर देता है, तो ये 50 रुपए अब किसी और की इनकम बन गए। फिर वो इंसान उसमें से 25 रुपए खर्च करेगा, और ये चेन रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक इसका असर लगभग खत्म नहीं हो जाता। तो नतीजा क्या हुआ? हमारे इस केस में शुरू में लगाए गए सिर्फ 100 रुपए ने इकोनॉमी में घूम फिरकर टोटल 200 रुपए की नई इनकम बना दी। डबल! यही है मल्टीप्लायर का जादू, उसकी ताकत। तो हमने आइडियल सिचुएशन देख ली, पर असल दुनिया में इकोनॉमी हमेशा इस परफेक्ट बैलेंस पर तो नहीं चलती, है ना? तो तब क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है? देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक है एक्सेसिव डिमांड यानी अतिरिक्त मांग। इसका मतलब है कि लोग सामान खरीदना तो बहुत चाहते हैं, पर उतना सामान बन ही नहीं रहा। नतीजा, महंगाई।
और दूसरी प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड यानी अपर्याप्त मांग। यहाँ उल्टा है, सामान तो बहुत है पर खरीदने वाले नहीं हैं। इसका नतीजा होता है मंदी और बेरोजगारी। अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो ये एक्सेस डिमांड कुछ ऐसी दिखती है। आप देख सकते हैं कि डिमांड की लाइन ऊपर चली गई है और हमारे बैलेंस पॉइंट के ऊपर एक गैप बन गया है। इसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये वो गैप है जहां डिमांड सप्लाई से रेस जीत चुकी है। तो अब सवाल है कि इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार और देश का सेंट्रल बैंक दोनों अपने अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं। सरकार जो करती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसमें वो या तो टैक्स घटा बढ़ा सकती है या फिर अपना खर्चा कम ज्यादा कर सकती है। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक जो करता है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वो इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों को बदलकर मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि किसी भी देश की इनकम यूं ही हवा में तय नहीं हो जाती। ये कोई लॉटरी नहीं है। ये पूरी तरह से देश के टोटल खर्चे और टोटल प्रोडक्शन के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर टिकी होती है। और आखिर में ये पूरी थ्योरी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक कंपनी का छोटा सा इन्वेस्टमेंट पूरी इकोनॉमी में इतनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है, तो जरा सोचिए हम और आप जो हर रोज छोटे छोटे खर्चों के फैसले लेते हैं, उन सब का मिलकर देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा।